अर्पित जो है अभी बिट्स प्लानिंग से उन्होंने एमटेक कंप्लीट किया है और अभी जॉब कर रहे हैं सिस्को के अंदर में। तो सभी से जानने की कोशिश करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पर कि बिट्स के लिए मतलब कैसे तैयारी करना है। ठीक है। और दूसरा कि इन्होंने गेट में कैसा परफॉर्म किया था और गेट के बाद फिर कैसे उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए और प्लस बिट्स के लिए। तो सरप्रीत, पहले अपने बारे में आप थोड़ा बहुत बता दो, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने बेटे के बारे में और गेट प्रिपरेशन के बारे में, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी सर। मेरा ऑडियो क्लियर है सर? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी सर। सो मैंने बीटेक रायपुर से किया है, लाइक शंकराचार्य रायपुर से। एंड बीटेक बीटेक के टाइम ही मेरी सर से मुलाकात हुई थी अराउंड थर्ड सेमेस्टर में। सो सर वहाँ पर हमारी क्लास सी प्रोग्रामिंग की क्लास लेने आए थे। सो वहाँ पर सर से मुलाकात हुई थी। एंड मैं भी एक उस फेज से निकला था जब जहाँ पर जेई का एक फेज आता है सबका। सो वो जेई में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया। एंड उसमें उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला। सो एक वो प्रेशर था कि उतने अच्छे कॉलेज में लैंड नहीं कर पाया। बट फिर एक वो होप भी थी कि अभी से अगर प्रिपरेशन चालू करते हैं, सो मास्टर्स के लिए एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। देन फिर मैंने थर्ड सेमेस्टर के एंड या फोर्थ सेमेस्टर में मैंने आई गेट ज्वाइन किया था। सो मैंने आई गेट रायपुर वाली ब्रांच ज्वाइन की। एंड देन वहाँ से मेरे सब्जेक्ट्स चालू हो गए थे। सो सबसे पहले हमारा डिजिटल मैथमेटिक्स, देन सॉरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एंड देन फिर सर सी प्रोग्रामिंग चालू किए थे। तो वो सब्जेक्ट चालू हुए एंड देन फिर वो चलता रहा। सो मैंने गेट प्रिपरेशन के दौरान अगर मैं गेट प्रिपरेशन की बात करूं, सो हमारे जो 10 सब्जेक्ट थे, जो सब्जेक्ट्स सर जो पढ़ाते थे, सी प्रोग्रामिंग हो गया, देन सर टीओसी पढ़ाते थे। सो एंड देन सर हमको एल्गोरिथम पढ़ाते थे वहाँ पर। सो ये सब्जेक्ट्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एंड उसके बाद जो और सब्जेक्ट्स सीएन हो गए, सीएन थोड़ा सा थ्योरेटिकल एंड में थोड़ा ज़्यादा रहता था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उससे भागता था। बट फिर फॉर्चुनेटली, या क्या बोलेंगे, मैं अब आई एम इन अ कंपनी जहाँ पर जो है ही कंप्यूटर नेटवर्क्स की लाइक टॉप कंपनी। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट्स मैंने वहाँ पर गेट के दौरान पढ़े, वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस मेरा बन गया कि उसके बाद ड्यूरिंग माय एमटेक आल्सो, एंड देन अभी जब आई एम इन सिस्को, जब मैं इंटर्नशिप, अभी आई एम डूइंग माय इंटर्नशिप हियर। सो मेरे इंटर्नशिप के पीरियड के दौरान भी हमारे यहाँ लाइक द फर्स्ट बेसिक कोर्स जो होता है वो होता है सीसीएनए करके। सो सीसीएनए इज बेसिकली सिस्को कंप्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो इसमें भी जो दूसरे इंटर्न्स आए, दे आर फेसिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि उनका शायद सीएन उतना स्ट्रांग नहीं है, ये या कुछ चीज़ें उनके स्ट्रांग नहीं है। बट हमारा सीएन जो भी हम, क्योंकि मेरे साथ एक और है जो बिट्स से, सॉरी, जो आई गेट से आए हैं। एंड उन्होंने लाइक मेरे ख्याल से डिस्टेंस लर्निंग कुछ किया था। सो हम यहाँ दोस्त हैं, तो हमारी वही बात होती है, हमारे सीएन के जो बेसिक्स है पूरे इतने स्ट्रॉन्ग है कि हमको उतनी डिफिकल्टी नहीं आती। सो मेरे गेट के दौरान वही नॉर्मल रूटीन हम फॉलो करते थे कि पहले पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए। एंड सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद फिर हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। सो मैंने बेसिकली 2 अटेम्प्ट दिए हैं गेट के। सो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में था। एंड उस समय उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी। सो आई गेस उस समय मेरी अराउंड 2000 समथिंग कुछ रैंक थी, 2500 समथिंग कुछ थी। सो उस समय उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया था। देन थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगता है, थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि आपके साथ वाले दे आर ऑलरेडी डूइंग जॉब अलग अलग जगह। सो कोई टीसीएस में, कोई कैपजेमिनी में, क्योंकि हमारे वहाँ कंपनीज मेरे ख्याल से मतलब स्टेट कॉलेजेस सबसे वही वही कंपनीज आती हैं, जो मास रिक्रूटमेंट जो होता है वही कंपनीज में होता है। सो अब पूरा ईयर ड्रॉप करना, देन प्रिपरेशन करना, थोड़ा सा हेक्टिक था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो फिर सर से गाइडेंस लेके फिर कोरोना का भी टाइम था। सो बट फिर प्रिपरेशन जारी रखी। एंड देन फिर 2021 में मेरी रैंक अराउंड आई थी, उस समय भी उतनी अच्छी नहीं आ पाई थी, इट्स अराउंड 1800 समथिंग, या हाँ 18 समथिंग कुछ आई थी। बट मेरा ये था क्योंकि मेरे को अच्छे टॉप आईआईटीज नहीं मिल रहे थे।
सो देन फिर एक कॉलेज दिमाग में था, दो कॉलेजेस बेसिकली दिमाग में होते हैं, एक होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड देन बिट्स। सो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो पेपर होता है बेसिकली, अगर मैं उसकी बात करूं तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपको ज़्यादा आपका फोकस होता है टुवर्ड्स एप्टीट्यूड। सो मैंने आर एस अग्रवाल लगाई थी उस समय, एंड उसके बाद आर एस अग्रवाल के साथ इंडिया बिक्स एक अच्छी साइट है, वहां से मैंने किया था। मैंने सर की शीट सी एप्टीट्यूड की, वो मैंने बनाई थी। सो उसके लिए गुड अमाउंट ऑफ एप्टीट्यूड आपको लगता है। एंड आई गेस मेरा ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी जो पेपर था वो अराउंड गेट के विद इन अ मंथ और इसके गैप में हो जाता है। तो आपके पास प्रिपरेशन कम होता है एप्टीट्यूड का, क्योंकि जो आपके गेट लेवल का एप्टीट्यूड होता है वो उतना टफ नहीं होता जितना आपके ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए प्रिपेयर करते हो, तो वो थोड़ा ज़्यादा टफर एंड में हो जाता है। सो वो या तो अगर आप पहले से अगर आप दिमाग में रखो कि नहीं मेरे को और कॉलेजेस भी टारगेट करने हैं, तो एप्टीट्यूड के साथ में अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। और अगर एप्टीट्यूड बेसिकली इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप फिर अगर आप आगे कंपनीज में टारगेट करते हैं तो वो एक एप्टीट्यूड का अगर आपका बेस रहता है तो आपको आगे भी बहुत हेल्प करता है। देन फिर उसके बाद मेरा बिट्स का आया पेपर, बिट्स एच डी। सो बिट्स एच डी में मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को यही पड़ा कि मेरी जो प्रिपरेशन थी गेट की वो बहुत स्ट्रांग थी। क्योंकि उस समय तक ऐसा हो गया था कि हमारे प्रीवियस ईयर्स हमने अराउंड लाइक 3-4 बार बना लिए हैं। फिर सर की बुकलेट्स आती थी तो हम सर की बुकलेट्स के जो बैक बैक क्वेश्चन होते थे वो बनाते थे। सर की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी। एंड देन फिर मैंने और भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, अप्लाइड गेट एक टेस्ट सीरीज होती है वो ज्वाइन की थी। एंड दो दो तीन टेस्ट सीरीज तो आई वुड सजेस्ट कि करनी ही चाहिए। तो ये हो जाता है कि अगर आप बेसिकली आपका एक बेस स्ट्रांग हो जाता है, अगर आप कुछ भी प्रिपरेशन कर, आपको कोई भी कॉलेज टारगेट करना है, मास्टर्स के लिए टारगेट करना है, आपको आगे किसी भी एग्जाम के लिए टारगेट करना है, सो एक अगर आपने गेट के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए हैं तो वो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करते हैं। मेरे मास्टर्स के समय जो सब्जेक्ट्स आए उनमें मेरे जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे गेट के वो मेरे को बहुत हेल्प किए। सो ये है कि आप एक अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद तो आपको। सिमरप्रीत, मैं ये पूछना चाहूंगा तुमसे कि हमारा जो टारगेट आज का बिट्स एग्जाम को लेकर है कि हमें बिट्स एग्जाम में क्या क्या टारगेट करना, गेट के अलावा मुझे क्या पढ़ना चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, कितने आवर का होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, किस लेवल के रहते हैं, क्या पैटर्न होता है, तो उसको ब्रीफ में थोड़ा डिस्कस करो आप। हाँ जी सर। सो बिट्स एसडी का पेपर बेसिकली आपके बिट्स में, पहले मैं बता दूं तो आपके मास्टर्स के लिए दो ब्रांचेस हैं। कंप्यूटर साइंस में आप जाते हो तो एक आपका होता है मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, और आपका होता है मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर सिस्टम। सो मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो सिलेबस होता है वो आपका पूरा अलग होता है एज कम्पेयर टू मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। तो इसके जो एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, एंट्रेंस एग्जाम आपके दो पार्ट, मतलब आपके पेपर के तीन पार्ट होते हैं एक्चुअली। एक पार्ट होता है जहाँ पर आपका मैथ्स एंड एप्टीट्यूड आता है, एक पार्ट होता है जहाँ पर आपके गेट लेवल के क्वेश्चंस, गेट लेवल के नहीं बल्कि आपके जो गेट के आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आपके 10 सब्जेक्ट वो लगते हैं। एंड देन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स अगर मैं बोलूँ तो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम जितने सिलेबस कवर करते हैं उस सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा सिलेबस आता है। जैसे कि मेरे में आया था थ्री डी मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है वो आया था। देन हमारे में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे। सो बेसिकली अगर लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन और आपके जो जितनी ट्रांसफॉर्मेशन वाली सीरीज होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं। सो बट आई वुड सजेस्ट कि पहले अपना एग्जिस्टिंग सिलेबस आप अच्छे से कवर करिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम, क्योंकि आप अगर अपना एग्जिस्टिंग सिलेबस में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तब आपके पास पूरा चांस है फॉर इवन पिलानी कैंपस। पेपर सो टोटल मार्क्स का कितने का होता है ये? आई गेस सर इट वाज अराउंड 360 समथिंग कुछ था। तो आपका हर साल मेरे ख्याल से कट ऑफ वेरिएबल रहता है बिट्स एचडी का। बट मेरे ख्याल से अगर आप अराउंड 130-135 कुछ स्कोर करने हैं तो आप बहुत सिक्योर हैं। जिसमें भी अगर आप अराउंड 35-40 कुछ स्कोर कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, एंड देन आपके 90 या 85-90 कुछ आपका आ रहा है इस पार्ट में, तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हैं। उसके हिसाब से अगर आप 90 के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको अराउंड मेरे ख्याल से अगर +3 के हिसाब से अगर हम देखें तो रफली आप अराउंड कितने क्वेश्चन होंगे, 30 कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप वही अच्छे से आंसर कर दें तो हो जाता है। एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल की प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए?
बेसिकली सर उसके लिए मैंने जो फॉलो किया था एप्टीट्यूड के लिए, आर एस अग्रवाल एक फॉलो किया था। आर एस अग्रवाल के मैंने क्वेश्चंस बनाए थे, बट आर एस अग्रवाल भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं बेसिकली स्टार्टर्स के लिए बोलूँ तो आप जो सर की शीट रहती थी, आपकी शीट, वो मैंने पहले बनाई थी। तो मैं जब गेट की प्रिपरेशन कर था उसको उसमें बनाया था। देन उसके बाद मैंने इंडिया बिक्स बनाया था। इंडिया बिक्स में आपका सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, क्वांट हो गया, देन आपके जो एल आर हो गया और आपके वर्बल हो गए, तो वो डिवाइडेड है वैसे पार्ट। तो आप डेली बेसिस में उसको भी करते रहें, और उसके बाद इफ़ यू हैव टाइम तो आप फिर आर एस जाइए, बट इतना कवर हो जाता है तो उसमें उतना नहीं लगता। सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए कैसे प्रैक्टिस करें? सॉफ्टवेयर सिस्टम का सर ऐसा है कि अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी आपके गेट के क्वेश्चंस आते हैं, जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, बट वो आपका ज़्यादा फोकस करता है टुवर्ड्स लैंग्वेज पार्ट। सो जैसे आपके कुछ कुछ आ जाते हैं, जावा के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं, आप उब्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उब्स के वो क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद आपके आ जाते हैं, मेरे टाइम सी प्लस प्लस आया था, जावा आया था। देन आपके आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस करिए, और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का जो आपके वाले पार्ट है वाले तो आएगा ही। एक्स्ट्रा में अगर बोलूँ तो जावा, सी प्लस प्लस और लैंग्वेजेस में जो भी तो ज़्यादा, उनका बेसिक करना है कि थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब अंदर जाके घुस के नहीं नहीं सर, पढ़ना वो है? काफ़ी बेसिक रहता है। मतलब अगर ओके। आप उप्स की, आपको उप्स के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है, तो आप उतने में ही कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा दोनों एंड में जब, क्योंकि मैंने अलग से पेपर टू के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था, बट क्योंकि थोड़ा सा मेरे को बेसिक उसका आता था, एंड एंड गेट का तो पता था, तो मेरा उसके थ्रू भी हो गया था। तो आपके दोनों के कट ऑफ अलग निकलते हैं, बट मेरे को दोनों के कट ऑफ के अकॉर्डिंगली मेरे को पिलानी कैंपस मिल गया था। ओके ओके। तो बहुत से बच्चों का रहता है कि यार इतना ज्यादा फीस है वहाँ पे। आईटी, एक क्वेश्चन और आया, पहले उसको देख लेते हैं। हाँ जी। कैन आईटी ब्रांच स्टूडेंट अपीयर? बिल्कुल कर सकते हैं, आईटी वाले कर सकते हैं। और सो इसमें आप बेसिकली, हाँ जी सर, तो आईटी का थोड़ा सा यहाँ पर एक ये है कि आईटी की, आईटी अगर आपको अपीयर करना है तो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में आईटी में एडमिशन होता है। क्योंकि उस समय भी मेरे को ऑल द क्लैरिफिकेशन नहीं है, आप एक बार पूरा क्लैरिफिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर साइंस से हूँ। बट मैंने जो सुना था वो ये था कि कंप्यूटर साइंस में अगर आपको जाना है, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करना है, एमई, तो वो आपके कंप्यूटर साइंस वालों को होता है। एंड अगर आपको आईटी का हो तो यू कैन गो फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम। बट फिर भी सॉफ्टवेयर आप एक बार सिस्टम, क्लैरिफाई कर लीजिए। हाँ जी। सही है सही। प्लेसमेंट में लेकिन कोई फर्क नहीं है ना? प्लेसमेंट तो कुछ सेम ही फर्क नहीं रहता है। सर, कोई 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 फर्क नहीं है। हम्म। कंपनी सबके लिए सेम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए अलग कंपनीज आ रही हैं। सबके लिए अगर आपकी आईटी कंपनीज आ रही हैं और उसके लिए अगर कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम वाले भी एलिजिबल हैं। जैसे गेट के अलावा कोई तुमने क्या पढ़ा था, मतलब इसके लिए, एसडी के लिए? गेट के अलावा सर बेसिकली मैंने अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैंने मैट्रिक्स, ऑल द मैट्रिक्स हमारे में भी रहता है, बट मैंने थोड़ा सा और मैट्रिक्स ज़्यादा पढ़ा था। जो कुछ कुछ मैंने टॉपिक्स किए थे जो आपके मैकेनिकल वालों के होते हैं, तो वो मैंने थोड़े बहुत किए थे। एंड उसके बाद आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, बट मैंने वो वाला ज़्यादा फोकस नहीं किया था। सो गेट के अलावा मैं बोलूंगा तो उतनी मैंने प्रिपरेशन गेट के अलावा नहीं की थी, बट मैंने गेट के ज्यादा रिवाइज किए थे। तो जैसे कुछ बच्चों का रहता है कि यहाँ पे फीस बहुत ही हाई है, हाँ जी तो क्या मतलब जाना अच्छा है बिट्स? सर, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अगर फीस हाई है तो आपको आरओआई भी उतना ही है। सो जैसे अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, तो आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली यू गो फॉर टॉप 5 आईआईटीज। बट अगर आपको टॉप 5 आईआईटीज नहीं मिल रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि टॉप 5 आईआईटीज प्लस आपका अगर एनआईटी सूरत कल मिल रहा है, एनआईटी त्रिची मिल रहा है, एनआईटी वारंगल मिल रहा है, तो ये 3 एनआईटीज भी अगर आपको मिल रहे हैं, तो इसके बाद अगर आपको जाना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप या तो बिट्स को चूज करिए, या तो आप ट्रिपल आईटी को चूज करिए। क्योंकि अभी अगर आप फीस का अगर आप देखेंगे तो उस एंड में आप ज्यादा मत सोचिए कि एक ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी है। तो ये जो कॉलेजेस हैं, 8-9 कॉलेजेस, इनमें आप फोकस करिए। क्योंकि मैं अगर अपने कॉलेज का स्टेट्स बताऊं, सो हमारा जब प्लेसमेंट चालू हुआ था, विद इन अ मंथ हमारा पूरा बैच प्लेस हो गया था। एंड हमारा अभी अगर मैं प्लेसमेंट का बताऊं तो एवरेज वाज अराउंड 23 था हमारा भी एवरेज, 23 सीटीसी। और हाईएस्ट हमारे में गया है अराउंड 48 समथिंग। सो आप अगर आरओआई के उसमें सोचेंगे तो आपका आरओआई बहुत अच्छा है। वहीं अगर आप कुछ मान लो कि अगर आप कुछ लोअर एनआईटीज जा रहे हैं, और अगर आपको उसका प्लेसमेंट अगर उतना अच्छा नहीं हुआ, उतना वो फिर वर्दी नहीं रहेगा एफर्ट्स। तो मैंने अब और प्लस अगर आप एजुकेशन लोन के थ्रू जाना चाहें, तो वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। जैसे मैंने भी एसबीआई से लिया था,
और सो वो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है एंड वो बहुत फिजिबल है. सो आई वुड सजेस्ट कि ROI के टर्म्स में अगर आप सोचेंगे तो आप डेफिनेटली गो फॉर बिट्स और ये जो टॉप के कॉलेजेस हैं, ट्रिपल IIT बैंगलोर और ट्रिपल IIT हैदराबाद. हम्म। एक का क्वेश्चन है कि टाइम का दिक्कत होता है क्या एग्जाम के टाइम में? तो बेसिकली सर आपके क्योंकि क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा होता है, बट द थिंग इज 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं. तो आप क्वेश्चन जैसे हमारा अगर गेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शंस देके तुरंत समझ में आया था कि कौन सा ऑप्शन होगा. तो वो वाला है, तो इसलिए आपको ज़्यादा सॉल्विंग स्किल्स में उतना ध्यान नहीं देना पड़ता है ज़्यादा. आपको ये होता है कि बेसिक क्वेश्चन हो गए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं. तो आपको उसको जल्दी करना होता है प्लस एक्यूरेटली करना होता है. टाइम का उतना मेरे को दिक्कत लगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली जो लेवल था वो 1 मार्क टाइप का ही था, तो उतना टाइम का दिक्कत नहीं आता कुछ. तो सर फिर तभी कैसा फील होता है आपको वहां पे पहुंच के और कंपनी में एक अच्छी जगह पहुंच कर? मतलब कैसा सोचते हो कि पहले का याद करते हो और अभी का याद करते हो तो कितना डिफरेंस लगता है? सर डिफरेंस तो बहुत है, क्योंकि अ, अगर ऑनेस्टली देखें सर, तो जब मेरा सिस्को में हुआ था, जब मैं बिट्स में था, तो आपको मतलब एक तो सर वो होता है कि आपका जो आप सिलेबस वाइज आपको चेंजेस लगते हैं जैसे आप पढ़ाई करते आए थे पूरा. क्योंकि अगर ऑनेस्टली बोलो सर, हम लोग जब बैचलर्स में थे तो आखिरी समय पढ़ना और उसके बाद एक कुछ गाइड फॉलो कर लेना. बट जब आप ऐसे कॉलेजेस आते हैं, आपका काम रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है. आपके जो एग्जाम के जो सिलेबस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड होते हैं. ओपन एंडेड इन द सेंस कि आपको ऐसा नहीं कि आप एक रेफरेंस बुक से कुछ पढ़ के जा रहे हैं तो वो सॉल्व कर लेंगे, वो सब हो जाएगा. तो यू हैव टू एक्चुअली वो उतना इंटेलेक्ट लेवल आपका बढ़ जाता है कि आपको सोचना आ जाता है. जैसे हम गेट में भी सोचना सीखते हैं सब्जेक्ट से, वैसे आपको यहाँ पर भी सोचना आ जाता है. तो चेंजेस तो बहुत हैं. आप बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा जो सर्कल है वो चेंज होता है. तो बहुत, क्योंकि अभी अगर मैं देखूं सर, जो मेरे साथ उस समय ज्वाइन किए थे, जो जिन्होंने उस समय ऐसी कंपनीज कुछ ज्वाइन की थी, और आज वो खुद बोलते हैं कि यार उस समय अगर थोड़ा एक डिसीजन लिया होता, स्ट्रॉन्ग डिसीजन की गेट करने या ये वो करना, तो आज एक अच्छी कंपनी में लैंड करते हैं. तो चेंजेस तो बहुत है सर. वो मतलब मैं ऐसे लाइक वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी चेंजेस हैं. एक का क्वेश्चन आया है कि सर मेरा 12 में 63.8 इन बिहार बोर्ड, देन इशू इन प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट का सर ऐसा रहता है कि क्योंकि अब प्लेसमेंट में आपको कॉलेज उतना, हमारे यहाँ प्लेसमेंट यूनिट टीम होती है. सो बेसिकली अराउंड 350 कुछ कंपनीज आती हैं, एंड 350 कंपनीज में इट इज द थिंग कि अराउंड आपका 40 to 50% कंपनीज जो रहेंगी वो 70% थ्रू आउट मांगती हैं. बट द थिंग इज कि अगर आपका बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपकी रिसेंट डिग्री में मांगती हैं. तो अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और आपका मास्टर्स में 70% का अगर आपका है, 70% है उससे प्लस है, तब आपको कोई भी उतनी परेशानी नहीं आती. तो अगर इसको डिवाइड करूँ तो अराउंड 70% कंपनीज आती हैं जो खाली रिसेंट डिग्री का मांगती है, एंड कुछ 30% कंपनीज आती हैं जो आपका थ्रू आउट मांगती हैं. तो उतना इशू तो नहीं आता है सर. और एक का क्वेश्चन है सर, सिस्को में का इंटरव्यू के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या आप? सो बेसिकली सर, सिस्को का जो मेरा इंटरव्यू था वो मेजरली मेरा बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट जो मैंने बनाए हुए थे मास्टर्स एंड बैचलर्स के समय. सो लकली मैंने, हमारे कोर्स था एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स का, तो उसमें हमारे रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स बने थे. तो मेरा जितना भी इंटरव्यू चला, पहले तो आपके इंटरव्यू में आप कुछ भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके DSL को क्वेश्चंस आते हैं. तो और यहाँ पर भी फिर अगर अगेन आपका गेट हेल्प करता है. तो जब आप गेट बेसिकली, एक बार आप अच्छे कॉलेज में लैंड कर गए, उसके बाद जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं आपकी कंपनीज के लिए, तब आप एक तो कोडिंग में ध्यान देते हैं एक एंड में, और दूसरा इंटरव्यू एंड के में आपको ध्यान देना होता है इन योर सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स. तो कुछ 2 इंटरव्यू मेरे हुए थे जहाँ पर सबसे पहला आपका होता है कोडिंग राउंड होता है. कोडिंग राउंड में मेरे आए थे, हाँ, कोडिंग राउंड में भी मेरे 40 कुछ क्वेश्चन थे, जिसमें 38 क्वेश्चन वर बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स जो आप गेट के समय पढ़ते हैं. तो और 2 क्वेश्चन आए थे मेरे कोडिंग के. उससे ही मेरे को याद है, मेरा बेलमन फोर्ट का एक क्वेश्चन आया था कोडिंग में, एंड एक आया था डाइक्स्ट्रा का. सो जब आप कोडिंग प्रैक्टिस भी अगर आप अभी आप करते हैं, आगे करेंगे,
तो उस समय भी आपकी एल्गोरिथम्स वो बहुत हेल्प करते हैं। तो ये क्वेश्चंस ये हो गए क्वेश्चन, और उसके बाद फिर मेरे अराउंड 4 राउंड हुए थे जो कि जो पर्सनल इंटरव्यू थे। तो उन पर्सनल इंटरव्यू राउंड में मेरे 2 राउंड, फर्स्ट 2 राउंड टेक्निकल राउंड से। सो टेक्निकल में मेरे बेसिकली वही आपके एडा क्वेश्चन में से पूछे थे, डीएस के क्वेश्चन पूछे थे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन हाँ, तो ये वाले क्वेश्चन तो इट वाज अराउंड 45 मिनट्स, जहाँ पर मेरे से अगर ये पर्टिकुलर कुछ केस है आपको दे देंगे तो आपको इसमें कौन सा एक, अगर मैं इंस्टेंस के लिए बोलूँ तो जैसे मेरे से एक पूछा गया था कि आपको जस्ट बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है उसका आप बता दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो एन लॉग एन आप वो एक्सपेक्ट करें कि आप एन लॉग एन बोलो। तो अगर आप कुछ एन स्क्वायर एन क्यूब बोल दे तो फिर वहां आप फंस गए। फिर अगर फिर वो बेसिकली वो आपको ऑप्टिमाइज करवाते हैं, आपको एक सिनेरियो देते हैं, बोलिएगा अच्छा ये आपने इसका जो एल्गोरिथम बताया वो एन क्यूब में हो रहा है, तो क्या आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये आपको जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक जब ब्रॉडर व्यू होता है तब आपको समझ में आता है। देन फिर मेरे 2 राउंड टेक्निकल इंटरव्यू में से ये क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद फिर मेरे आए थे मैनेजरियल राउंड, जहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो प्रोजेक्ट में भी आपको काफी ध्यान देना होता है जब आप मास्टर्स कहीं भी करने जा रहे हैं। तो वो भी हो गया था। सो अराउंड मेरे कुछ 6-7 इंटरव्यू हुए, 6-7 राउंड हुए थे। एंड मेरा कितने मतलब लोग पूरा लेके गए, सिस्को ने कितने लोग लेके गई वहां से? बेसिकली सर सिस्को हमारे यहाँ से अगर पिलानी कैंपस से मैं बात करूँ तो अराउंड 6 की हुई थी प्लेसमेंट। ओके ओके। और वो 6 में भी सो बेसिकली अलग अलग उन्होंने उनके बिजनेस यूनिट्स हैं। सो मेरे बिजनेस यूनिट में 2 लोग हुए थे। एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंगली हम यहाँ पर ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि बिट्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है यहाँ पर जो सिस्को में है। एंड उसमें भी मेरे को बहुत मतलब अराउंड 4-5 लोग तो मिल गए जो कि छत्तीसगढ़ से जिन्होंने आई गेट से किया हुआ, जो मेरे सीनियर्स हैं। तो जैसे निनाद सर हाँ, निनाद मेरे सीनियर, निनाद। वो सिस्को में है। तो बहुत है सर, मतलब काफी लोग, अपने यहाँ से काफी लोग हैं सिस्को के। काफी लोग हैं सर, हाँ जी सर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये कि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है? अ, दूसरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर टेक्निकल कितना टफ आता है, जो एग्जाम के अंदर टेक्निकल कितना टफ होता है? वैसे आपने बता चुके हैं कि एकदम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, टेक्निकल मीडियम में रहता है, सिर्फ पढ़ना है और आंसर देना है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं रहते, आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फीस स्ट्रक्चर वहाँ पे क्या रहता है, और वहाँ पे आपको 12,400 रुपये मिलता भी तो होगा ना? कितना मिलता, हाँ आपको कितना मिलता था? हाँ जी सर। सो बेसिकली आपका यहाँ का एक तो बिट्स का स्टाइपेंड होता है, एंड आपका एक होता है जो आपका एमएचआरडी का स्टाइपेंड आता है। सो अब होता ये है कि 2 मोड में एडमिशन होते हैं। अगर आप थ्रू गेट स्कोर जा रहे हैं तो गेट स्कोर के थ्रू भी एक एडमिशन होता है, एक एडमिशन होता है आपका बिट्स एचडी के थ्रू। तो अगर आप गेट स्कोर के थ्रू जा रहे हैं तब आपको डबल स्टाइपेंड आता है, जो आपका एक एमएचआरडी का आता है एंड बिट्स का आता है। बिट्स का स्टाइपेंड अगर मैं बताऊं तो बिट्स का स्टाइपेंड वाज अराउंड 13,000 समथिंग, एंड एमएचआरडी का 12,400 समथिंग। तो अगर आप गेट स्कोर के थ्रू बिट्स जा रहे हैं तो यू विल गेट अराउंड 27,000 to 28,000 का एक ब्रैकेट है, उसमें आपको मिलता है। एंड अगर आप खाली बिट्स एचडी के थ्रू जा रहे हैं तब आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो बिट्स का मिलेगा। एंड ये स्टाइपेंड भी आपको जो मिलता है वो आपके सेमेस्टर के बाद अराउंड 4 मंथ्स का स्टाइपेंड आपका एक साथ अराउंड 60,000 और 61,000 एक साथ आपका क्रेडिट होता है। तो ये स्टाइपेंड का है। एंड उसके लिए वही आपको टीए का कुछ काम रहता है। सो आपको टीए टीचिंग असिस्टेंटशिप के जो आपको वर्क अलॉट्स होते हैं वो आपको करना होता है। अच्छा, इसमें सीएन और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट कितने टफ रहते हैं, या कितने आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? सीएन की अगर मैं से बात करूं तो आप ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते। आपके जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि आपके राउटिंग एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस आए थे मेरे समय। और उसके बाद अगर मैं याद करूं तो मेरे ओएसआई लेयर्स में से क्वेश्चंस आए थे। देन फिर आप अगर देखें तो आपके मोर ओवर अगर मैं बोलूँ तो सर ज़्यादा टफ नहीं है। बस ये है कि जो सीएन में जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो आए थे। तो अगर टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो ओएसआई लेयर आप अच्छे से कर सकते हैं, आप राउटिंग एल्गोरिथम्स कर सकते हैं अच्छे से। तो ये वाले कर लीजिए। सीओए में अगर मैं बोलूँ तो सीओए में आपका जो मैपिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद सीओए में आपके मेमोरी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। तो ये वाले क्वेश्चंस आप कर लीजिए, बट ये भी नहीं इतना ज़्यादा टफ नहीं होता कि आपको पूरा सॉल्व करना बैठे रहे। वो तुरंत तुरंत हो जाते हैं। मैपिंग के जो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बन जाते हैं वैसे वाले आते हैं। नेक्स्ट तो क्वेश्चन, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू भी होता है क्या?
नहीं नहीं सर, इंटरव्यू यहाँ नहीं होता, आपको खाली क्वालिफाई करना होता है। जैसे बिट्स के 3 कैंपस हैं, बिट्स है आपका, हैदराबाद है, गोवा है, तो तीनों में कितना डिफरेंस है? सर डिफरेंस आपको अगर मिलेगा अब सर ऐसा है कि हर एक जो कैंपस है उनमें अलग अलग फैकल्टीज हैं। तो अगर आप देखेंगे पिलानी कैंपस आपका रिलेटिवली सबसे पुराना कैंपस है, तो यहाँ पर आपको जो फैकल्टीज मिलते हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मिलते हैं। सो अब बिट्स का एक सर ये चीज़ है कि आपका हर एक जो फैकल्टी होता है वो अपना सिलेबस खुद डिज़ाइन करता है। तो आपके सिलेबस वाइज अगर आप देखें तो वो डिफरेंसेस आते हैं। और थोड़ा अगर मैं ये देखूं तो ऐसा बोलते भी और ऐसा है भी कि आपका थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है पिलानी कैंपस। बट प्लेसमेंट वाइज अगर मैं बात करूं तो प्लेसमेंट में तीनों कैंपस को इक्वल प्रेफरेंस मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी प्रेफरेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस या किसी को कम मिल रही है। बट अगर आप देखिए थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड है पिलानी। एंड यहाँ पर आपको जो फैकल्टीज मिलेंगे, यहाँ आपके जो सिलेबस डिज़ाइन होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा एक इंटेलेक्ट मतलब एक अगर बोलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपके बेसिक को लेके एडवांस लेवल के थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो फैकल्टीज वाइज अगर आप नॉलेज वाइज देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि पिलानी कैंपस को आप प्रेफरेंस दीजिए। कोडिंग वाइज अगर आप देख रहे हैं तो कोडिंग कल्चर आपके तीनों कैंपस में अच्छा है, बट स्टिल गोवा कैंपस में थोड़ा ज़्यादा अच्छा कोडिंग कल्चर है क्योंकि वहाँ पर क्लब्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा अच्छे हैं। सो गोवा कैंपस अगर आप कोडिंग वाइज भी अच्छा फोकस करें तो गोवा कैंपस आप कर सकते हैं, बट ऐसा कोडिंग आपको खुद ही करना होता है तो वैसा कुछ है नहीं। एक सो क्वेश्चन है कि सिस्को में वर्क करने के लिए क्या सर्टिफिकेशन जरूरी है, सीसीएनए का और नहीं ये सब का? नहीं नहीं सर, जरूरी कुछ नहीं है यहाँ पर। सिस्को का मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी पता नहीं बहुत लोगों को पता होगा या नहीं, बट सिस्को के एक्चुअली एक हैकेथॉन के थ्रू भी हायरिंग होती है जिसको आइडियाथॉन कुछ बोलते हैं। सो अच्छा, अब आइडियाथॉन में भी मैंने जितना सुना है क्योंकि और भी कॉलेजेस जो इंटर्न्स आए हैं वो आइडियाथॉन में भी आपका ऐसा है कि आपके कोडिंग लेवल कोडिंग क्वेश्चंस होते ही हैं, साथ में आपके गेट वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो गेट के सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं, वो अब गेट लेवल होंगे या वो नहीं होंगे आइडिया नहीं है मेरे को, बट ये है कि किसी भी कंपनी में कोई भी प्रायर सर्टिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आप बिट्स में आया कहीं और कॉलेज तो कोई प्रायर सर्टिफिकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं होता। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं लोकल बच्चे, उनको क्या कॉलेज में बता दिया जाता है अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्स करो, तो इसी में बिजी रहते हैं लोग, फिर गेट छोड़ के बाकी सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं जिससे जॉब में कोई हेल्पफुल नहीं होता है वो। नहीं नहीं सर, इसका बेसिकली आप जब कोई भी कंपनी आप जाएंगे तो वो कंपनी को आप जिस भी बिजनेस यूनिट में जा रहे हैं, आप जहां भी जा रहे हैं, वो कंपनी आपको पहले जो इंटर्नशिप पीरियड रहता है उसमें आपको सारे सर्टिफिकेशन वो खुद ही करवाता है। तो उनको जितना काम आपसे निकालना है वो उसमें आपसे निकालवाते हैं, उसको आपको उतना सिखाते हैं। तो सर्टिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है ऐसे, और वो एक किसी कंपनी क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है कि गेट प्रीवियस ईयर का रिवीजन करें तो हेल्पफुल रहेगा क्या एग्जाम में? सर यही हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं हाँ। बोलूँ तो आपके पीवाईक्यूज ही हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि आपके आप एक बार थ्योरी भी आप कितना रिवाइज करेंगे, थ्योरी से ज्यादा रिवीजन होता नहीं है। तो पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा बनाइए। मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ सब बनाते हैं वो, एक नाम बोल रहा हूँ मैं, पीवाईक्यूज जहाँ सब बनाते हैं। तो बेसिकली मैं बोलने का मतलब ये कि पीवाईक्यूज ही बनाइए। पीवाईक्यूज आप जितना ज्यादा बनाएंगे उतना आपको हेल्पफुल रहता है, उतना आपके कम से कम कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रस्ट अप रहते हैं। एक क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है कि सर क्या हम कंपनी का इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं? बिल्कुल सर। ऐसा कुछ नहीं है। सो बेसिकली क्या होता है सर कि मेरी भी उतनी अच्छी इंग्लिश स्ट्रांग है नहीं, बट ये होता है कि आपको आप जब किसी भी कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं तो आपसे आपका टेक्निकल नॉलेज कितना स्ट्रांग है और आप क्या उनके लिए एक अच्छे एसेट है वो जज करते हैं, ना कि आपकी लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है, लैंग्वेज में कमांड कितना स्ट्रांग है। और जब आप मैं सर ये भी समझता हूँ कि जब आप कोई आप अच्छे कॉलेज में, क्योंकि हमारे वहाँ उतना कल्चर नहीं है, जैसे हम कोई यहाँ कॉलेज में उतना कल्चर नहीं है कि हम इंग्लिश में बात करें या वैसे कुछ करें। बट जब आप कहीं अच्छी जगह जाते हैं तो वहां पर एक आपको कल्चर मिलता है, आपको लोग मिलते हैं। तो आपकी लैंग्वेज अगर उतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो करते 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 बात करते करते वो स्ट्रांग हो भी जाती है। तो लैंग्वेज का बैरियर कहीं नहीं आता। आप एक बार बस बोल दीजिएंगे, आप बोल देंगे कि यार सर आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी मोर, तो वो आपसे वैसे एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। गेट में ट्रिपल आईटी हैदराबाद में गेट के थ्रू एडमिशन नहीं होता है बेटा, उसके लिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अलग से एग्जाम होता है, उसी के थ्रू एडमिशन होता है, और वहाँ पे 12,400 रुपये मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर में। ठीक है, पीआई को भी सॉल्व करिए, यदि आपके पास जो टेस्ट सीरीज बची हुई है उनको भी सॉल्व करिए, उसको उससे भी आपको बेनिफिट होगा, एडवांटेज होगा। तो सरजीत, एक सिमरप्रीत, एक चीज और पूछूंगा मैं
कि आप अपने कॉलेज में कैसे थे पढ़ने में? मतलब बहुत से लोगों को रहता है कि टॉपर लोग ही लाइफ में अच्छा कर पाते हैं, तो कितना टॉपर थे आप अपने कॉलेज में? सर मैं अगर बोलूँ तो मैं बिलो एवरेज था क्योंकि मैं सर बहुत लोगों का वो भी रहता है कि यार मेरे से कॉलेज सब्जेक्ट्स नहीं हो रही, इतना आगे मैं कैसे पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली सर ये होता है कि आपका एक बार अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो आप, मेरे को लगता है आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस, और एक चीज वो भी हो जाती है सर कि इंटरेस्ट भी तब आता है जब आपके पास कोई पढ़ाने वाले अच्छे हों, और दूसरी चीज आपके पास सब्जेक्ट्स आपके वो एक मतलब एक ब्रॉडर व्यू में आपको समझ में आए चीजें। क्योंकि क्या होता है, इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता है कि आपके बेसिक्स कोई बताता नहीं है। तो जब आप बेसिक से कुछ चीजें जानते हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, एंड देन फिर आप उसमें परफॉर्म करते हैं। मैं अगर बोलूँ तो सर मेरा अराउंड मेरा बैचलर्स में भी कुछ मतलब बहुत ही खराब, तो बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं था। इट वाज अराउंड 65 66 कुछ में ऐसे कुछ परसेंट बनते थे। बट फिर मेरा ये था कि उसके बाद मैं वो ज्यादा बूस्टअप हुआ कि नहीं, मेरे को ऐसे कोई कंपनीज में नहीं जाना जहाँ पर अच्छा पे स्केल नहीं है, जहाँ पर उतना अच्छा मेरे को अपॉर्चुनिटी ना मिले। बट फिर मेरा ये था कि यार एक ही जो आगे अच्छा स्कोप मेरे को दिख रहा है वो गेट है। एंड उसके बाद ये है कि आप इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। आप अगर अच्छा बेस, आपके बेसिक स्ट्रांग हो रहे हैं, आप उसके बाद जब आप बना रहे क्वेश्चन, क्योंकि एक वो रहता है सर मतलब एक टर्म है एड्रेनलिन रश। तो अगर आप जब क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर क्वेश्चंस बनाने से आपको लगता है कि यार अभी नहीं बन रहा, नहीं बना, और फिर जब वो बनने चालू होते हैं तब फिर आपको एक मोटिवेशन आता है। फिर टेस्ट सीरीज में तो यार आप अपने अराउंड एक कॉम्पिटिटिव माहौल जब रखते हैं, क्योंकि जब मैं भी कर रहा था, मेरे दोस्त थे दो जो मेरे साथ रहते थे, हम लोग प्रिपरेशन करते थे, हम तीनों ने सर्च के पास ही किया, चंद्रकांत और अभिषेक। तो हमारे ये था कि हम आपस में ये कॉम्पिटिटिव माहौल रखते थे कि कुछ अगर मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो वो मेरे को समझा दे, और कुछ उसको नहीं आता मैं समझा दूं, फिर उसका कितना है टेस्ट सीरीज में ये वो। तो जब वो एक चीज चालू होती है तो वो वन थिंग लीड टू अनदर बोलते हैं जो, वो वैसा होते क्या। एंड फिर अब ऑल्दो बीइंग नॉट दैट मच ग्रेट इन माय बैचलर्स, बट मतलब एनी हाउ आई लाइक, मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट मैंने बहुत लोगों से अच्छा परफॉर्म किया था गेट में, जो मेरे टॉपर्स थे उस समय। सो ये है कि आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए एंड मेहनत, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आप रखेंगे तो आप सब होगा। तो आपको जैसे बीटेक में कितना परसेंट बना था आपका? बीटेक में सर मेरा अराउंड 65% कुछ है। सो बेटर। वही एक जो क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने कि क्या इतना प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम देखो, ऑफ कोर्स यार आपको कुछ कुछ कंपनीज में आएंगे जहाँ आप 70% प्लस मांग रहे हैं, बट अभी अगर मैं जैसे अगर मार्केट सिनेरियो की बात करूँ, तो मार्केट में भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपकी खाली स्किल बेस्ड हायरिंग कर रही हैं। अगर आप स्किलफुल हैं तो वो ये नहीं देख रही कि आपके पास्ट में कितना आपका स्कोर था या क्या था। स्किलफुल हायरिंग, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि अभी बहुत हैकेथॉन्स चलते हैं। तो अगर आप हैकेथॉन्स में आप परफॉर्म करें तो वहां पर वो नहीं देखते कि आपके कितना, आपके ये पिछले आपका कैसा था क्या था। सो और एक चीज ये है कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हैं तो उनको पता है कि ऑल्दो आप उतने ग्रेट नहीं थे, बट यू आर हियर, यू आर एट बिट्स, या यू आर एट टॉप 1% ऑफ द कॉलेजेस इन इंडिया। तो उनको पता है कि आप स्किलफुल हैं, तभी वो आ रहे हैं आपको हायर करने। सो परेशानी हो, उतनी परेशानी कुछ नहीं हुई थी मेरे को, लाइक मैं भी फर्स्ट मंथ भी प्लेस हो गया था तो इतना कुछ हुआ नहीं था। तो मैटर नहीं करता है कि आपका क्या, बस आप मेहनत करो, सही डायरेक्शन पे रहो तो अच्छा हो जाएगा। हाँ जी सर। तो ये कितनी सीट रहती है अपने बिट्स प्लानिंग के अंदर में, एमटेक में? बेसिकली सर सीट्स भी अभी वेरिएबल होती है, बट अगर मैं बोलूँ तो मेरा जो बैच था उसमें अराउंड 31 स्टूडेंट्स थे इन कंप्यूटर साइंस, एंड आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में अराउंड 28 स्टूडेंट्स थे। तो आप रफली अराउंड अगर आप बोलेंगे तो 62 सीट्स होती है। एक वन कैंपस में? हाँ जी सर, वन कैंपस में। और एक का पूछा है कि सर आपने बीटेक कहाँ से किया था, तो बीटेक मैंने शंकर रायपुर से किया था। ठीक है। तो और कुछ आप बताना चाहते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, कि बिट्स का एनवायरनमेंट कैसा है, स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जी सर। सो बेसिकली बिट्स का अगर मैं और बात करूँ कितना तो डिफिकल्ट है एमटेक? बहुत से बच्चे बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट है एमटेक करना? सर अगर मैं सच में बताऊं तो डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता है। यही होता है सर कि अब क्या होता है, अब जब हम अगर प्रिपरेशन करके घुसे हैं, जैसे मैंने गेट की प्रिपरेशन की, तो अब जैसे मैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के मैं बताऊं, तो मेरे जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हुए थे, जैसे मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, मैंने एल्गोरिथम पढ़ा। तो जो सब्जेक्ट्स आ गए वो सब उनके एडवांस वाले आ गए।
एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स, एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये। तो अब क्योंकि एक बेसिक नॉलेज है मेरे पास अच्छी, तो अब वहां पर जब मैं गया तो अब जैसे हम पढ़ते थे ट्यूरिंग मशीन्स के बारे में। तो ट्यूरिंग मशीन हमने पढ़ा था, सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन होती है, डबल टेप ट्यूरिंग मशीन होती है। वहां पर वो ट्यूरिंग मशीन्स के बाद और क्या क्या मशीन्स आई, और उसके बाद कैसे कैसे चीजें हुई। तो एक रिसर्च ओरिएंटेड माहौल रहता है, बट ये क्योंकि आपका एक इंटरेस्ट रहता है तो आपको एक एज मिलती है कि आप कभी भी आके किसी प्रोफेसर से बात कर सकते हैं। 0% अटेंडेंस पॉलिसी है, बट वो इसका एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किन किन क्लासेस को किन क्लासेस में आना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिलती है। आपके पास मैं अगर मैं देखूँ तो 15-17 सब्जेक्ट्स आपके पास रहते हैं, आप किसी को भी चूज करो। उसके बाद सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही है कि आपको एक ओपन एंडेड माहौल मिलता है। तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत होती हैं। आप उनके लाइब्रेरी एक्सेस आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिसोर्सेज हैं आपके, उनके ओपन एंडेड लाइब्रेरीज हैं, उसमें बहुत रिसोर्सेज हैं। और दूसरी चीज़, आपका जो माहौल मिलता है वहाँ पर, आप अगर देखेंगे तो मास्टर्स के बच्चे जो आते हैं वो तो हैं, और जो साथ में बैचलर्स के रहते हैं उनके अंदर आप देखेंगे तो उनके पास वो इतने इंसाइटफुल, इतनी उनकी नॉलेज होती है। तो जब आपको उनके साथ इंटरेक्शन होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, जो आपको उन कॉलेजेस में शायद ना पता चले जहाँ पर उतना माहौल नहीं रहता। तो एक, मैं ये वही बोलूँगा सर, एक माहौल का बहुत फर्क पड़ता है कि आप उनकी डिस्कशंस होते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लब्स हैं जहाँ पर आप रह के, कोडिंग क्लब्स हैं जहाँ पर आप रह के अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग हैकेथॉन से पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये एनवायरनमेंट, मेरे को लगता है ये एनवायरनमेंट आपको जहाँ भी मिल रहा है वहाँ आपको हेल्पफुल होगा। तो ये तो रहता है सर। आप प्रोफेसर्स बहुत नॉलेजेबल हैं, सो वो चीज़ें तो है। लर्निंग प्रोसेस अच्छा है वहाँ पे, अच्छा खासा आप बहुत सीख अच्छा सर, सकते हो। बहुत अच्छा है। तो सर पे एक का क्वेश्चन है कि सर मेरा मैथ्स का और एप्टीट्यूड उतना अच्छा नहीं है, तो कैसे मैं प्रिपेयर करूं बिट्स के लिए? मैथ्स के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप 2-3 टॉपिक्स आप फोकस करना। जैसे आपके प्रोबेबिलिटी हो गए, मैट्रिक्स हो गए, तो आप ये टॉपिक्स पे आप फोकस करिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको उतना स्ट्रांग नहीं है, बट तो उसके साथ आप उसको, अगर आपको बैलेंस आउट करना है, आप अपने टेक्निकल स्ट्रांग रखिए। टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप इतना स्ट्रांग रख लीजिए, क्योंकि आपके जो मार्क्स बनता है वो आपका क्यूमुलेटिव बनता है। तो अगर मैथ्स में आपको लग रहा है कि आप उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो आप टेक्निकल में ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। तो ये एक चीज है। बाकी आप दो ये टॉपिक्स तो हैं, इनमें आप बिल्कुल फोकस रखिए। सर जी, प्रीत एक क्वेश्चन और है, क्या आपने कोडिंग कॉलेज के टाइम से स्टार्ट कर दी थी कि एमटेक जाने के बाद आपने कोडिंग का कब से शुरू किया आपने कोडिंग? नहीं सर, कोडिंग मैं एक्चुअली मैं कॉलेज में मैं पूरा गेट में घुसा रहता था, तो कोडिंग का मेरे को इतना समय नहीं मिला कॉलेज के समय। बट एक चीज़ ये मैं कर लिया था, जब मेरा हो गया था बिट्स में, मेरे को पता गया था कि मेरे को बिट्स ही जाना है। देन उसके अराउंड 2 महीने के बाद जब मेरा कॉलेज चालू हो गया, मैंने सर की स्टूडेंट है, मैंने उनके वहाँ से कोडिंग के चैनल को लिए थे क्लासेस। सो मैं अराउंड फर्स्ट सेमेस्टर के एंड से मैंने जो एमटेक में फर्स्ट सेमेस्टर के एंड से मैंने चालू कर लिया था कोडिंग। सो अब यहाँ पर भी वही होता है सर, जो हम गेट में करते हैं, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। कंसिस्टेंसी से आप करते हैं तो वो आराम से हो जाता है। एक इनफ टाइम रहता है आपके पास। हम्म, नहीं अच्छा है, तो बच्चों बहुत आपको फायदा मिला होगा आज के सेशन से। सर प्रीत, और कोई बात आप बताना चाहते हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ या नहीं पूछ पाया अ, हूँ? वही सर कि मतलब एक, बस मैं एक पार्ट में ये बोलूंगा कि बहुत लोगों को वो लगता है फीस का, बट वही है कि आप आरओआई के बेसिक्स में बेस्ड सोचिए कि आपको कितना आरओआई मिल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो बिट्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको टॉप 5 आईआईटीज मिल रहे हैं तो आप डेफिनेटली गो फॉर देम। बट ये है कि आपको एक टाइम बहुत देता है बिट्स, क्योंकि आपके ज़्यादा क्लासेस नहीं होते एक दिन में, अराउंड 2 क्लासेस होंगे। उसके बाद कंप्लीट डे आपका है, तो आपको उसको जैसे स्पेंड करना है, आपको कोडिंग करना है, आपको जैसे करना है तो आप वो करिए। तो एक ये एडवांटेज मेरे को लगता है बिट्स का ओवर आईआईटीज ऑल्सो, क्योंकि आईआईटीज में थोड़ा ज़्यादा आपका रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है, जैसे मैंने पूछा है, वहाँ क्लासेस थोड़ा ज़्यादा हो जाती हैं। बट ये है कि आपको बिट्स टाइम बहुत देता है प्रिपरेशन का। तो बाकी वही सर कि कंसिस्टेंसी आपको हर चीज़ में रखनी है। और बिल्कुल अगर बिट्स आते हैं तो एक इसका टैग लाइन है, बिट्स इट्स मैजिक, जो कि आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो वही है कि आप लगातार लगे रहिए। और बिट्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको आना है, बिट्स ट्रिपल आईटी बैंगलोर जो भी है। बट ये है कि आपको बस ये है कि जैसे आप बिट्स अगर आते हैं तो उसके बाद आपको अंदर ही बहुत माहौल मिल जाएगा आपको कोडिंग का। अगर आपको अलग अलग जो भी आपको रिसर्च में जाना है तो वो बहुत माहौल है।
टोटल So कितनी फीस है? 2 साल की फीस सब लोग देखें तो कितनी फीस है यहाँ पे? 2 साल की सर अगर मैं देखूं तो आपको 2.5 आपका पड़ता है फॉर सेमेस्टर। आपका जो भी एजुकेशन फी होता है 2.5 पड़ता है। एंड देन आप मेस वगैरह सब मिला के आपका इट इज अराउंड 2.7 2.8 तक चले जाता है। बट तो अगर आप 2 साल के हिसाब से देखें तो मैंने लोन सेंक्शन वगैरह कराया था तो इट वाज अराउंड 10 lakhs कुछ हो जाता है। 10.5 10 या 11 के अराउंड आपको पड़ जाता है। अच्छा, इंटर्नशिप वहाँ पे सबको करनी पड़ती है क्या? सबको मिल जाती है इंटर्नशिप? सर ऐसा है कि समर इंटर्नशिप रहती है यहाँ पर। सो समर इंटर्नशिप के लिए उतनी कंपनीज नहीं आती। बट अब एक ब्रैकेट मिलता है हमको सेकंड सेमेस्टर के बाद 2 महीने का। सो उस 2 महीने में आइदर यू कैन गो फॉर समर इंटर्नशिप। आप जिस भी कंपनी में समर इंटर्नशिप में जा रहे हैं आप एक चीज ध्यान रखिए कि वो कंपनी एक अच्छा आपको पैकेज दे रही है या आपका एक जो भी आप गोल्स है वो अच्छे आप उस कंपनी में अचीव हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब आप कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको उतना समय नहीं मिलता है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में। तो आपकी उस कंपनी में पीपीओ लग जाता है। एंड मैंडेटरी यहाँ कुछ नहीं है। आपका अगर अच्छी कंपनी आई आपको उसमें लग गया तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज वो 2 महीने आप प्रिपरेशन करिए अपने प्लेसमेंट के लिए। तो अराउंड अगस्त जुलाई अगस्त का कुछ महीना होता है जो आपको 2 महीना मिलता है। तो नहीं, उसमें मेरा फिर भी एक मानना रहता है कि इंटरेक्शन इसलिए मैं करा रहा हूँ कि बहुत से बच्चे अपना ईयर बैक मतलब ईयर मतलब पूरा ड्रॉप ले लेते हैं। इतना अच्छा कॉलेज ऑलरेडी इनको मिल रहा है तो बिट्स एक अच्छा कॉलेज है, अच्छा प्लेसमेंट है, और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं किसी का जॉब मैं देख रहा हूँ मतलब 20 लाख से नीचे तो लगा नहीं, लगभग उतना तो मिल ही रहा है लोगों को। तो हाँ इसलिए जी। मैं सभी को बोलता हूँ ड्रॉप लेने के बजाय हमको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, भले हमको लोन लेना पड़ रहा है लेकिन वो लोन आप 1 साल में आराम से निकाल सकते हैं जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ईयर भी बच जाएगा और प्लेसमेंट सेम एज जैसा आईटीज में है वैसे यहाँ भी देख ही रहा है, लग ही रहा है लोगों का। जैसे हाँ तुम जी। बता रहे हो निनाद निनाद तुम्हारे साथ जॉब करता है, तो निनाद भी तो आईटी मद्रास से ही है। मद्रास। हाँ जी तो सर। आप भी उसी कंपनी में हो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बच्चों। बस ट्राई करो कि एक सफलता मिल जाए बस जल्दी से जल्दी, समय खराब ना हो। सही बात है। ठीक है, तो सर प्रीत बहुत अच्छा लगा तुमसे डिस्कस करके, और काफी लोग मोटिवेट हुए होंगे और बहुत लोग अपने लिए अच्छा सोच पाएंगे कुछ अच्छा करने के लिए। तो बाकी देखते हैं, ऐसे आपसे मिलते रहेंगे, आप भी मोटिवेट करते रहिए आई गेट स्टूडेंट को और बाहर के बच्चों को भी। ठीक है, हाँ जी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाँ जी सर।